जय गुरुदेव स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स को डिस्कस करेंगे। डिफरेंट पार्ट वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, लाइफ सबकी डिफरेंट होती है, एक सी नहीं होती। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है क्योंकि वहाँ की क्वालिटी ऑफ लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल एंड द विद यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी, वो लोग डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, इसलिए उनका लाइफ स्टाइल भी अलग होता है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं लैंड की, कि किसी जगह की लैंड क्यों डिफरेंट होती है। क्योंकि पहले हम बात करेंगे, लैंड हमारा नेचुरल रिसोर्स है और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो है हम इसको बढ़ा नहीं सकते हैं। लैंड का जो हमारा एरिया है वो 30% टोटल एरिया अर्थ सरफेस का है, और यहाँ पे स्मॉल परसेंटेज जो है वो हैबिटेट के लिए नहीं है। 30% में से भी हैबिटेट का मतलब कि वहाँ पे रहने के लिए वो सूटेबल नहीं है। तो अब क्या है कि यहाँ पे जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, वो भी इक्वल नहीं है। इक्वल इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ हर जगह की लैंड और क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट होती हैं। अगर कोई हिल एरिया पे रह रहा है और प्लेन में रह रहा है, और उस तो दोनों का लाइफ स्टाइल अलग है, और उनका जो है हैबिटेशन जो है, प्लेन में आपका देखोगे नॉर्दर्न प्लेन्स में पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा है उतनी आपको हिल एरिया में नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ का लाइफ स्टाइल थोड़ा सा हार्ड होता है। तो लोग वहाँ पे उस जगह पे जल्दी से रहना पसंद नहीं करते हैं। हम करेंगे लैंड का यूज़, कि लैंड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। लैंड को हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग, हाउसेस, रोड्स, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लैंड को यूज़ करते हैं। अब लैंड जो है उसको हम डिटरमाइन कर रहे हैं फिज़िकल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर से। फिज़िकल फैक्टर में टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये सारी चीज़ें आती हैं। टोपोग्राफी क्या चीज़ होती है कि वहाँ का लैंड का एरिया कैसा है, कि वहाँ पे आप हिल एरिया में रह रहे हो, प्लेन्स में रह रहे हो, ये सारी चीज़ें आती हैं। सॉइल मालूम ही है आपको। फिर उसके बाद आ गया आपका ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर में क्या होगा कि वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है और किस तरह की टेक्नोलॉजी वहाँ के लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें क्या चीज़ें किस में आ रही है, फिजिकल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर। ये आपका कि लैंड को किस तरह से हम डिटरमाइन कर रहे हैं, किस तरह से हम उसका यूज़ करते हैं। अब उसके बाद आ गया हमारा लैंड जो है उसको हम क्लासिफाई कर रहे हैं बेसिस ऑफ ओनरशिप। उसमें हमारा क्या होता है, प्राइवेट और कम्युनिटी। प्राइवेट में क्या होता है, किसी इंडिविजुअल की लैंड है और वो उसको यूज़ कर रहा है। कम्युनिटी मतलब कुछ ग्रुप्स, किसी एक कम्युनिटी का एक ग्रुप है और वो उसको यूज़ कर रहा है, जैसे कि कलेक्शन ऑफ फूडर, फ्रूट्स, नट्स और मेडिसिनल हर्ब्स। ये सारी चीज़ें क्या हो गई, कम्युनिटी कॉमन प्रॉपर्टी हो गई रिसोर्स की। तो ये क्या हो गया, कम्युनिटी लैंड में आ जाता है। फिर उसके बाद अब हम बात करते हैं कि लैंड हमारी लिमिटेड है। क्योंकि लिमिटेड है इसको हम बढ़ा नहीं सकते, और लेकिन क्या है, क्वालिटी ऑफ लैंड जो है डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट होती है। अगर हम बात करें कि ये जो है लैंड जो है, लोग जो है, पहले क्या होता था, कॉमन लैंड होता था। कॉमन लैंड में लोग कुछ भी कर रहे हैं, जैसे कि उनके एनिमल्स हैं उनको ग्रेजिंग के लिए भेज रहे हैं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब हमारी पॉपुलेशन बढ़नी स्टार्ट हुई तो लोगों ने वहाँ पे बिल्डिंग, कमर्शियल एरियाज़, हाउसिंग, ये सारे जो ओपन लैंड थे एनक्रोचमेंट करना उनका स्टार्ट किया, और उसमें इन्होंने ये सब चीज़ें बनानी स्टार्ट कर दी। रूरल एरिया में एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया। उससे क्या हुआ, लैंड का डिग्रेडेशन, मतलब उसका जो क्वालिटी है वो डाउन होने लगी। क्यों होने लगी? क्योंकि लैंडस्लाइड भी हो रहा है, सॉइल इरोजन भी हो रहा है। लैंडस्लाइड क्या होता है कि ऊपर से एकदम से मलबा आके गिर गया, जिससे कि आपका वो एरिया डैमेज हो गया। सॉइल इरोजन आपका ये, उसके बाद क्या हो गया, डेजर्टिफिकेशन, की मतलब कोई भी एरिया जो है वो डेजर्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है। ये काफ़ी चीज़ें हैं जो कि इन्वायरमेंट के लिए हमारा बहुत हार्मफुल है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसका रीज़न क्यों, क्या ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे यहाँ पे पिक्चर्स में दिखाया गया। पहले पिक्चर में आपका क्या है कि आपका एग्रीकल्चर एरिया काफ़ी है, हाउसेस बहुत थोड़े से हैं, व्हीकल्स नहीं है। सेकंड पिक्चर में आपके ट्रैक्टर्स आ गए, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, इसका मतलब नेक्स्ट में और टेक्नोलॉजी बढ़ी और वहाँ पे एग्रीकल्चर एरिया कम हो गया, रेजिडेंशियल और फैक्ट्रीज़ वगैरह बन गई। और लास्ट आप पिक्चर में देख रहे हो कि वहाँ फैक्ट्रीज़ का डेवलपमेंट और ज़्यादा हो गया, और आपका ग्रीन एग्रीकल्चर एरिया कम हो गया। आपका रोडवे, रेलवेज, ये सारी चीज़ें इन टेक्नोलॉजी और ज़्यादा डेवलप हो गई। तो अब क्या है कि हमें लैंड रिसोर्स, क्योंकि हमने बात करी लैंड रिसोर्स हमारे बहुत लिमिटेड है, उसको हम बढ़ा नहीं सकते, उसको हम कैसे कंजर्व करेंगे। तो कंजर्वेशन के लिए उसका मतलब उसको हम कैसे सेव कर सकते हैं।
क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ जो है उसकी डिमांड भी बढ़ रही है, क्योंकि लैंड को हम वेरियस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम तो इसलिए हमें उसको कंजर्व करने की भी ज़रूरत है। अब यहाँ पे आ रहा है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्या चीज़ है? लैंडस्लाइड क्या है कि मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स, ऊपर बहुत सारे एक साथ रॉक्स आके डिब्राइव मतलब एक मलबा सा बन जाए उनका और वो अर्थ पे आकर नीचे गिर जाए, वो होता है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड से हम कैसे बच सकते हैं कि जो एरिया जहाँ पे कि ये इस तरह के लैंडस्लाइड वगैरह ज़्यादा होते हैं उस जगह पे बिल्डिंग्स बनाने को अवॉइड करें, और कंस्ट्रक्शन जो है वहाँ पे वॉल बन जाती है, कंस्ट्रक्शनल वॉल, जिससे क्या होता है कि वो ऊपर से अगर लैंडस्लाइड हो रहा है तो वहाँ पे वो उस जगह पे रुक जाते हैं पत्थर। और वेजिटेशन कवर एरिया बढ़ा देना चाहिए, तो उससे क्या होता है कि वेजिटेशन बढ़ेगी तो आपका लैंडस्लाइड जो है थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सॉइल की। सॉइल जो होती है हमारी टॉप लेयर जो होते हैं वो बहुत थिन होती है, पतली होती है, और उसमें छोटे छोटे पत्थर्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, जिससे कि हमारा अर्थ की सॉइल बन के तैयार होती है। तो कैसे तैयार, फिर उसके बाद जो था आपका क्या हो गया, इसमें क्या होते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वेदरिंग रॉक्स। वेदरिंग रॉक्स मतलब जो रॉक्स जो होते हैं वो वेदर की वजह से आपका उसमें ब्रेकिंग्स हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं, टेम्परेचर की वजह से ये सारी चीज़ें वेदरिंग रॉक्स हो जाते हैं। ये आपका आ गया कि किस तरह से आपका सॉइल बनी हुई है। टॉप लेयर हो गई आपकी जिसमें ह्यूम्स और वेजिटेशन हो गया, उसके बाद सब सॉइल हो गई, उसमें आपका सैंड सिल्ट हो गया, फिर वेदर्ड रॉक हो गए, फिर पेरेंटल रॉक हो गए। अब हमारा हो गया फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है? सबसे पहले पेरेंटल रॉक हमने पढ़े। पेरेंटल रॉक्स जिसमें आपका हो गया डिटरमाइंस कलर, टेक्सचर, केमिकल्स, प्रॉपर्टीज़, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें आ गई। रिलीफ आ गया। रिलीफ में एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब कितना हाइट पे हैं आप। स्लोप्स डिटरमाइंस एकोमोडेशन ऑफ कि कितनी सॉइल, आप जितनी हाइट पे हैं वहाँ पे आपकी सॉइल की जो है कितना अकोमोडेशन, कितनी सॉइल है वहाँ पे। फिर आपका हो गया फ्लोरा और फोना। फ्लोरा फोना आपका, फ्लोरा आपके हो गए एंड फोना, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे वहाँ पे उसमें कितने हैं। फिर उसके बाद हो गया फिर टाइम कि कितना टाइम आपका, कितनी पुरानी वहाँ की सॉइल है, थिकनेस उसकी कितनी ज़्यादा है, जितनी पुरानी होगी उतनी वहाँ पे वो थिक होती चली जाएगी। फिर उसके बाद क्लाइमेट, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, ये सारा आपका सॉइल फॉर्मेशन में वर्क करते हैं ये सारी चीज़ें। अब आपका आ गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर। सॉइल इरोजन जो होता है वो सॉइल इरोजन क्या होता है कि सॉइल जो है ऊपर की लेयर जो है उसकी वॉश आउट हो रही है, वो हमारा सॉइल इरोजन है। उसका रीज़न क्या है? दोनों होते हैं, बोथ नेचुरल और ह्यूमन, जिसमें आपके हो गए डिफॉरेस्टेशन, ये ह्यूमन द्वारा हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग ये ह्यूमन द्वारा हो रही है, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये सब तो हो गए आपके ह्यूमन मेड। फिर उसके बाद आपका आ गया रेन वॉश, लैंडस्लाइड, फ्लड्स, ये आपका नेचुरल में आ गया। ये आपका क्या हो गया कि किस तरह से आपका जो है सॉइल जो है इरोजन हो रहा है। अब इसके कुछ और आपको कंजर्वेशन के लिए कुछ और लिस्ट दी हुई हैं, जैसे मल्चिंग। मल्चिंग में क्या होता है, जब हम कोई क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो उसके बीच का जो एरिया होता है उसमें हम उसमें क्या कर देते हैं कि जो स्ट्रॉ वगैरह जो है ऑर्गेनिक मैटर्स जो हैं उनको डाल के उसको कवर अप कर देते हैं, जिससे उस जगह का मॉइस्चर बना रहता है, वो ड्राई अप नहीं होता है। काउंटर बैरियर्स, इसमें हम स्टोन्स, ग्रास से जो है कुछ बैरियर्स बना देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो है सॉइल इरोजन नहीं होता है, वाटर वहीं पे कलेक्ट हो जाता है, वो उसको वॉश आउट नहीं कर पाता है। रॉक डैम, रॉक से हम कुछ डैम्स बना के दे देते हैं, रॉक्स को एक साथ पिल करके और उसको जो है वहाँ पे इकट्ठा कर देते हैं, जिससे कि आपका गुलीज क्या होता है कि बारिश ज़्यादा होने की वजह से जो चैनल्स, डीप चैनल्स बन जाते हैं उनको हम गुलीज कहते हैं, कि वो जब आपके डैम्स बन गए हैं तो वो उस चीज़ को रोक देते हैं। आपका टेरेस फार्मिंग, आपके हिल एरिया पे टेरेस फार्मिंग होती है कि वहाँ पे आपने देखा होगा स्टेप्स में फार्मिंग करते हैं, जिससे कि आपका वहाँ पे सॉइल इरोजन जो अगर ऊपर से वाटर आ रहा है तो वो उन पे धीरे धीरे उसका स्लोप डाउन हो जाता है और वो सॉइल इरोजन नहीं होता है। इंटरक्रॉपिंग में आपका डिफरेंट टाइप के अल्टरनेट हम रोज़ में डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, ये भी आपका सॉइल इरोजन में प्रोटेक्शन करता है। कंट्रोल प्लगिंग में क्या होता है कि पैरेलल में जो हमने प्लगिंग करी उसके पैरेलल में हमने कुछ हिल स्लोप्स में आपने कुछ नेचुरल बैरियर्स बना दिए, जिससे कि वाटर का फ्लो उस जगह पे ना आ सके। शेल्टर बेड्स, ये कोस्टल एरिया समुद्र के किनारे ड्राई रीजन्स में बनाई जाती हैं, कि एक ट्री की जो है एक रो बना दी, जिससे कि जितनी भी हवा आ रही है वो उससे उसको प्रिवेंट कर सके और हमारे विंड जो है मूवमेंट जो है उसका प्रोटेक्शन मिल सके, सॉइल इरोजन ना हो सके। ठीक है। अब उसके बाद आ गया हमारा वाटर।
वाटर जो है एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं कि वाटर जो है उसकी स्कैरसिटी हो रही है, कमी हो रही है। तो 3/4 एरिया जो है हमारे सरफेस का अर्थ में वो वाटर से कवर है, लेकिन इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, वाटर प्लैनेट भी कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ओशनिक वाटर। ओशन हमारे यहाँ ज़्यादा है। ओशन आपका हो गया, आपका बे ऑफ बंगाल भी हो गया, इंडियन ओशन हो गया, अरेबियन सी हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमारा जो है 2.70% एरिया जो है वो ओशन से कवर्ड है, जिसमें 2.7 जो है हमारा ओनली 2.7 फ्रेश वाटर है, जिसमें भी आपका सिर्फ 1% ही हमारे पास जो है ह्यूमन यूज़ के लिए बचा है। बाकी आपका क्या है, ग्लेशियर्स, आइस में, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास नहीं, सिर्फ 1% ही हमारे पास फ्रेश वाटर है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए फ्रेश वाटर जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा प्रीशियस है अर्थ पे, उसको हमें बहुत ज़्यादा सेव करके वेस्ट नहीं करना चाहिए, इस तरह से यूज़ करना चाहिए। एक जो अर्बन एरिया में जो ह्यूमन रह रहा है उसको पानी की कितनी ज़रूरत है, 135 लीटर पानी एवरी डे उसे चाहिए, इतना पानी उसको डेली यूज़ करने के लिए चाहिए। अब प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि क्या है, स्केर्सिटी ऑफ वाटर, अभी हमने बात करी, स्केर्सिटी क्यों है, क्योंकि हमारे पास फ्रेश वाटर बहुत कम है, 1% है वर्ल्ड में। तो जो है उसमें जो है अब क्या है कि आपका वाटर टेबल जो है, जो आपका अंडरग्राउंड वाटर है, उसको कैसे इंक्रीज़ होता है, वो आपका एनुअल प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल के थ्रू होता है। और वो अगर आपका रेनफॉल कम होगी तो आपका जो है वाटर लेवल नहीं बढ़ पाएगा, और जिसकी वजह से स्केर्सिटी और ज़्यादा हो जाएगी। अब कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, कैसे हम उसको कंजर्व कर सकते हैं। अगर हम वाटर को, क्योंकि हमें मालूम है वाटर तो रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन उसका अगर हम ओवर यूज़ या पॉल्यूटेड करेंगे तो वो हमारे लिए अनफिट हो जाएगा, जो हमारे पास फ्रेश वाटर है वो भी और कम हो जाएगा। तो उसको हमें प्रॉपर वे में यूज़ करना चाहिए। ये आपके यहाँ पे कुछ दिए हैं कि किस तरह से हम अपने वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। जैसे क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्ट करते हैं हम, उसको छतों की रूफ़ पे जो है वाटर कलेक्ट करते हैं और फिर उसको यूज़ कर लेते हैं अपने पर्पज़ के लिए। फिर आपका होता है कैनाल्स के थ्रू इरिगेशन होती है। जो आपके ड्राई रीजन्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, तो ड्रिप और ट्रिंकल्स इरिगेशन के थ्रू भी हम इसको यूज़फुल कर सकते हैं। अब आ गया हमारा नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन कौन सी होती है, जो कि नेचुरली ग्रो हो रही है। तो नेचुरल वेजिटेशन जो होती है ये आपकी इसमें हमारा आता है, एक नैरो जोन होती है। नैरो जोन में हमारा क्या चीज़ होती है, जैसे लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। इनका एक नैरो जोन बनती है जो कि बायोस्फीयर कहलाता है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें कलेक्ट होती है नैरो जोन पे। फिर उसके बाद आपका क्या हुआ कि ये एक दूसरे पे इससे इंटर रिलेटेड भी होते हैं, इंटरडिपेंडेंट भी रहते हैं, जो कि हमारा बनाता है इकोसिस्टम। हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इनकी एक जोन बनी, वहाँ पे बायोस्फीयर बना। बायोस्फीयर जो है आपका नैरो जोन में आया, जो कि हमारा जहाँ पे लाइफ है वो हमारा हो गया इकोसिस्टम। ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, किस तरह से हमारे नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है। वेजिटेशन डिपेंड जो है हमारा टेम्परेचर और मॉइस्चर पे डिपेंड करती है कि किस तरह का किसी जगह का एरिया का टेम्परेचर है और कैसा वहाँ का मॉइस्चर है, वो उस पर डिपेंड करती है। हैवी रेनफॉल हो रहा है तो वहाँ पे ट्रीज़ ज़्यादा होंगे, कम रेनफॉल हो रहा है तो वहाँ पे रेनफॉल कम, वहाँ पे आपका वेजिटेशन कम होगा। फॉरेस्ट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एवरग्रीन और डेसिडियस। एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन से होते हैं, जहाँ पे जिनकी लीफ जो है हमेशा जो हरे रहते हैं, उनकी लीफ शेड नहीं होती हैं। और डेसिडियस फॉरेस्ट कौन से होते हैं, जिनकी लीफ जो है पर्टिकुलर सीजन में शेड होती है। ठीक है। और ये अब हमारा हो गया कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, किस तरह से हमें उनको कंजर्व करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि ये फॉरेस्ट जो है हमारी वेल्थ होती है, हमारी ताकत है, क्योंकि उसी से हमें बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। हमारे को वेजिटेशन से, जो हम फॉरेस्ट हैं उन्हीं से हमें बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। जैसे कि आपका फॉरेस्ट से हम बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, क्या आपको वुड मिल रही है जिससे आप फर्नीचर बना रहे हो, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें। अब इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, पोचिंग। पोचिंग का मतलब होता है कि जो एनिमल्स की स्किन को सेल करते हैं, तो पोचिंग को जो है उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है कि जो है अगर आप इस तरह का करोगे तो ये आपको पनिशमेंट मिलेगा। और लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये चीज़ें वेस्ट नहीं होनी चाहिए, इन लोग हंटिंग वगैरह पे बैन होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाई हैं। नेशनल पार्क क्या चीज़ होती है कि ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया जहाँ पे उन लोगों को, एनिमल्स को अपना नेचुरल हैबिटेट मिले और लोग जो है उनको
परेशान ना कर सकें, उनकी हंटिंग ना कर सकें। तो अवेयरनेस प्रोग्राम में गवर्नमेंट ने क्या करा है, फॉरेस्ट के वन महोत्सव प्रोग्राम स्टार्ट किया, जो कि जुलाई फर्स्ट वीक में होता है। वो कम्युनिटी लेवल पे लोग जो है उसको, वनों को, जो फॉरेस्ट हैं उनको सेव करते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, उन्होंने जो है एक जो कि एनिमल्स की किलिंग की जो ट्रेडिंग होती है उस चीज़ पे बैन लगा दिया है, जो कि है CITES साइट्स। साइट्स में क्या चीज़ है, यहाँ पे इसमें दीजिए, इसमें आपकी इसकी फुल फॉर्म दी हुई है, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फोना एंड फ्लोरा। जो भी हमारे डेंजर में जा रहे हैं वाइल्ड लाइफ और फ्लोरा और फोना में, उन लोगों को उनके प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने वर्ल्ड लेवल पे ये एक वर्क शुरू किया है कि इनकी हंटिंग, सेलिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो।